हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चलाई जा रही है जिसमें आपको पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था उत्तराखंड का इतिहास और हम लोग उत्तराखंड के इतिहास में पढ़ रहे थे टिहरी गढ़वाल के परमार शासक। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टिहरी राज्य का उदय कैसे होता है, किस प्रकार से जो परमार शासक है उनकी राजधानी टिहरी में स्थापित होती है। तो उसके बारे में सारी की सारी वीडियो जो मैंने पिछले अपलोड की थी उसमें सारी की सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सुदर्शन शाह के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं यहाँ से। देखिए, जब मैंने आपको पढ़ाया था 37वां राजा अजयपाल, तो उस समय मैंने आपको ये बताया था अजयपाल ने परमार शासकों की राजधानी को श्रीनगर में स्थानांतरित किया था। तो 37वें राजा अजयपाल से लेकर 54वें राजा प्रद्युम्न शाह, अभी इससे हम लोग पढ़े थे, इससे पिछली वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं प्रद्युम्न शाह के बारे में। तो 37वें राजा अजयपाल से लेकर 54वें राजा प्रद्युम्न शाह तक जो परमार शासकों की राजधानी रही थी वो कहाँ रही थी? वो रही थी श्रीनगर में। वो कहाँ रही थी? श्रीनगर में। फिर देखिए क्या होता है, इसके बाद कुछ घटनाएं क्या घटती हैं। 1804 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, खोड़बुड़ा का युद्ध। गोरखों और प्रद्युम्न शाह के मध्य में युद्ध होता है और उस युद्ध में प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो जाती है और उत्तराखंड पर गोरखों का अधिकार स्थापित हो जाता है। उसके बाद देखिए 1804 ईस्वी से लेकर 1815 ईस्वी तक गोरखों का उत्तराखंड पर राज रहता है। उसके बाद उत्तराखंड में अंग्रेज आ जाते हैं और अंग्रेजों ने गोरखों को उत्तराखंड से भगा दिया और अंग्रेजों ने क्या किया? उत्तराखंड पर अपना अधिकार कर लिया। तो जब ये अधिकार स्थापित करते हैं, सुदर्शन शाह को ये धोखा देते हैं, क्योंकि जब ये अंग्रेजों और गोरखों का युद्ध होता है तो उस समय ऐसी कोई संधि नहीं होती है कि अंग्रेजों की आप हमें कोई युद्ध व्यय में कोई पैसा दोगे या कोई क्षेत्र दोगे। लेकिन जैसे ही अंग्रेज इस युद्ध को जीत जाते हैं, ये क्या करते हैं? सुदर्शन शाह से 7 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। लेकिन उस समय सुदर्शन शाह की स्थिति ऐसी होती है, वो 7 लाख तो क्या, उस समय उनको 700 रुपये भी देने की स्थिति में नहीं होते हैं। देखिए फिर क्या होता है, हड़प नीति के तहत, कपटपूर्ण नीति के तहत अंग्रेज क्या करते हैं, जो एक गढ़वाल का, जो हमारा अगर मैप के माध्यम से देखते हैं, कुमाऊं का क्षेत्र है, गढ़वाल का क्षेत्र है। तो देखिए अंग्रेज लोग क्या करते हैं, जो पूर्वी गढ़वाल का जो क्षेत्र होता है और ये वाला क्षेत्र होता है थोड़ा सा दक्षिण भाग, देहरादून वाला भाग, इस पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं अंग्रेजों की सहायता से सुदर्शन शाह गद्दी पर तो बैठ गए थे, क्योंकि इसमें सहायता किसने की थी? अंग्रेजों ने ही तो सहायता की थी। अगर सहायता नहीं करते तो सुदर्शन शाह गद्दी पर नहीं बैठ सकते थे। तो सुदर्शन शाह की सहायता इस समय अंग्रेजों ने की, लेकिन सुदर्शन शाह को वो शाही वैभव की प्राप्ति तो नहीं हुई, लेकिन उनको ये जो छोटा सा क्षेत्र, उनको टिहरी वाला क्षेत्र, जो यहाँ वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र इनको मिल जाता है। लेकिन जो ये मेन जो क्षेत्र रहेगा गढ़वाल का, ये आ जाएगा इस समय अंग्रेजों के हिस्से में। तो छलपूर्ण कहें, कपटपूर्ण कहें, हड़प नीति के तहत कहें, अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह से उनका राज्य आधा जो पूर्वी भाग है उसको छीन लिया था। तो मजबूरवश फिर सुदर्शन शाह को क्या करना पड़ा? अभी तक तो परमार शासकों की राजधानी श्रीनगर थी, तो मजबूरवश सुदर्शन शाह को अपनी राजधानी को टिहरी में स्थानांतरित करना पड़ा था। तो इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं कि परमार शासकों की राजधानी को टिहरी में स्थानांतरित करने वाला शासक कौन था? नोट कर लेंगे। परमार शासकों में राजधानी को श्रीनगर से टिहरी स्थानांतरित करने वाला परमार शासक कौन था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सुदर्शन शाह। या क्वेश्चन ऐसे बनेगा, टिहरी में राज करने वाला प्रथम परमार शासक कौन था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सुदर्शन शाह। या क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, श्रीनगर में राज करने वाला अंतिम परमार शासक कौन था? क्योंकि राजधानी श्रीनगर की हम लोग बात कर रहे हैं। राजधानी श्रीनगर में शासन करने वाला अंतिम परमार शासक कौन था? प्रद्युम्न शाह। उसके बाद देखिए इनकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? टिहरी नगर में इनकी राजधानी आ जाएगी। तो वहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा? राजधानी टिहरी नगर में शासन करने वाला प्रथम परमार शासक कौन रहेगा? वो रहेगा सुदर्शन शाह। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो देखिए 55वें राजा सुदर्शन शाह से लेकर 60वें राजा मानवेंद्र शाह तक, यहाँ तक जो है अब परमार शासकों की जो राजधानी रहेगी वो रहेगी टिहरी। 37वें राजा अजयपाल से लेकर 54वें राजा प्रद्युम्न शाह तक जो परमार शासकों की राजधानी रही थी वो रही थी श्रीनगर में। उसके बाद 55वें राजा से लेकर 60वें राजा मानवेंद्र शाह तक जो परमार शासकों की राजधानी रहेगी वो कहाँ रहेगी? वो रहेगी टिहरी में। चलिए ठीक हो गया। तो जब इन्होंने टिहरी में अपनी राजधानी स्थापित की थी ना, ये वाला क्षेत्र है, इन्होंने ये तो आ गया तो अंग्रेजों के पास ये वाला क्षेत्र। तो टिहरी में जब इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की थी, यहाँ का जो क्षेत्र था पूरा वीरान क्षेत्र था, पूरा एकदम जंगली क्षेत्र था। तो इस समय कुछ यहाँ पर मछुआरों की कुछ झोपड़ियाँ हुआ करती थी, तो उस समय इस क्षेत्र को टिपरी भी बोला जाता था। हो सकता है क्वेश्चन बन जाए दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है टिपरी। जिस समय ये अपनी राजधानी को वहाँ पर स्थापित करने के लिए गए थे, उस समय वहाँ मछुआरों की कुछ झोपड़ियाँ थी और उस स्थान को टिपरी भी बोला जाता था। चलिए हम लोग शुरू करते हैं सुदर्शन शाह। तो देखिए
सुदर्शन शाह का अगर हम बात करें इनके टाइम पीरियड की 1815 ईस्वी से लेकर 1859 ईस्वी तक इनका यहाँ पर शासनकाल रहता है। दोस्तों शासनकाल महत्वपूर्ण है, जो टिहरी के जो परमार शासक रहेंगे वो महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं कि सुदर्शन शाह परमार वंश के किस क्रम के शासक हुए, तो 55वें नंबर के शासक हुए हैं। शायद एग्जाम में ये पूछ भी लिया गया है इनका क्रम, इसलिए आपको याद रखना है। और इनके पिता कौन थे? प्रद्युम्न शाह इनके पिता थे। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए सुदर्शन शाह की राजधानी जो मैंने आपको बता चुका हूँ, सुदर्शन शाह ने जो अपनी राजधानी स्थापित की थी वो की थी टिहरी गढ़वाल में। और डेट दोस्तों ने आपको याद करनी है 28 दिसंबर 1815 ईस्वी को इन्होंने क्या किया था? टिहरी में क्या कहता परमार शासकों की राजधानी स्थापित की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। तो परमारों की राजधानी को श्रीनगर से टिहरी कौन लाया था? सुदर्शन शाह लाए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, एग्जाम में बहुत ही ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, तो आपको नोट कर लेना है कि परमारों की राजधानी को श्रीनगर से टिहरी कौन लाया था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सुदर्शन शाह। फिर देखिए राजधानी टिहरी में शासन करने वाला प्रथम परमार शासक कौन था? सुदर्शन शाह। ये इसलिए मैंने दोस्तों लिख रखा है क्योंकि आप नोट्स बनाते होंगे, इसलिए आपको लिखने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, इसीलिए मैं सारी की सारी चीज़ें लिख भी देता हूँ और आपको समझा भी देता हूँ। तो यहाँ से जो भी मैंने लिखा हुआ है दोस्तों, सारा का सारा इतना सारा जो भी है इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ठीक है, हम लोग अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो देखिए टिहरी को राजधानी बनाने का मुख्य कारण क्या था? मतलब टिहरी को ही इन्होंने अपनी राजधानी क्यों बनाया? मतलब और भी स्थल थे वहां पर ही राजधानी बना सकते थे। टिहरी को राजधानी बनाने का मुख्य कारण इस स्थल का सामरिक दृष्टि से अत्यधिक सुरक्षित होना था, क्योंकि ये देखियो नदी से घिरा हुआ ये भाग था उस समय। तो मतलब जो भागीरथी भिलंगना नदी इसके आसपास बहती थी, इसी नदियों के संगम पर जो था टिहरी स्थापित था। तो जहाँ पर भी जो भी राज्य स्थापित हो, अगर उसके अगल बगल से नदी बह रही है तो उस राज्य को काफी मतलब जो है अत्यधिक सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि जब भी शत्रु दल का अगर आक्रमण होता है तो नदी को इतनी आसानी से वो पार करके नहीं आ सकते थे जो शत्रु दल होता है। इस कारण से सामरिक दृष्टि से इसको अत्यधिक सुरक्षित माना गया, इसीलिए टिहरी को ही राजधानी बनाने का ये मुख्य कारण इनका रहा था। इन्होंने क्या किया था? बाद में वहाँ छोटे छोटे भवन इन्होंने बनाने शुरू किए थे। मतलब अब जब ये अपनी राजधानी वहाँ बना रहे हैं तो छोटे छोटे इन्होंने वहाँ भवन बनाने शुरू किए थे। टिहरी का विकास इन्होंने करना वहाँ शुरू किया था। तो देखिए गणराज्य के परमार वंश का पुनर्संस्थापक, देखिए इनको गणराज्य के परमार वंश का पुनर्संस्थापक क्यों कहा गया है? कि देखिए क्योंकि जिस तरीके से गोरखों ने उत्तराखंड पर अपना अधिकार कर लिया था, उसके बाद बहुत ही इन्होंने कठिनाई से पुनः से परमारों की जो राजधानी है, परमारों का जो वंश है, इन्होंने उसको जीवित रखा और परमार शासकों के वंश को आगे भी बढ़ाया। क्योंकि 1815 ईस्वी से लेकर देखिए जैसे कि 1804 ईस्वी में गोरखों का अधिकार हो गया था। बड़ी मुश्किल से इन्होंने 1815 ईस्वी में अंग्रेजों की सहायता से गद्दी पर बैठे थे और 1815 ईस्वी से लेकर 1949 तक अभी राज इनका चलता ही रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं गणराज्य के परमार वंश का पुनर्संस्थापक कौन है? वो है सुदर्शन शाह। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि गणराज्य के परमार वंश का पुनर्संस्थापक कौन है? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सुदर्शन शाह। लेकिन परमार वंश का संस्थापक कौन था? गढ़वाल के परमार वंश का संस्थापक कौन था? हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों पहली वीडियो में परमारों की, वो था कनकपाल। अगर हम लोग बात करते हैं परमार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो कौन था? अजयपाल। देखिए यहाँ से इसी तरीके से आपसे सामने क्वेश्चन बनेंगे। परमार वंश का संस्थापक कनकपाल, परमार वंश का वास्तविक संस्थापक। अच्छा वास्तविक संस्थापक में कुछ लोग कन्फ्यूज जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं वास्तविक संस्थापक का मतलब ये होता है कि जिसने उस राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया हो। देखिए एक होता है सिर्फ और सिर्फ नींव डालना, आप अपना मकान बनाते हैं तो सिर्फ उसमें नींव डालते हैं, लेकिन एक होता है कि उस नींव को ऊपर उठाना, मकान बनाना और अच्छे से 1 मंजिला 2 मंजिला 3 मंजिला उस पर मकान बनाना, वो होता है वास्तविक रूप से उसका निर्माण किया। तो कनकपाल ने सिर्फ राजधानी की नींव रखी थी, लेकिन जो हम बात करते हैं वास्तविक रूप से जो उसको ऊपर उठाया, अपने राज्य को शक्तिशाली बनाया, वो अजयपाल ने ही बनाया था। तो यहाँ से 3 तरीके के क्वेश्चन बन जाएंगे। परमार वंश का संस्थापक कनकपाल, परमार वंश का वास्तविक संस्थापक अजयपाल और परमार वंश जो गढ़वाल के परमार वंश है उसका पुनर्संस्थापक कौन हो जाएगा? सुदर्शन शाह। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन। चलिए ठीक हो गया। देखिए सुदर्शन शाह टिहरी में सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी भागीरथी भिलंगना नदी के संगम पर बसाई। टिहरी में सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी भागीरथी भिलंगना नदी के संगम पर बसाई थी। जो टिहरी है अभी तो ये जो टिहरी है अभी तो वो डैम में विलीन हो चुका है। अभी जो पुराना टिहरी था, अभी जो नया टिहरी है वो नहीं, जो पुराना टिहरी है जो अभी डैम में विलीन हो चुका है
उसी टिहरी पर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। भागीरथी भिलंगना नदी के संगम पर यह स्थित था। क्वेश्चन बनता है दोस्तों, सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी टिहरी में बनाई थी, तो वह टिहरी किन नदियों के संगम पर स्थित था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? भागीरथी और भिलंगना। और देखिए बस 28 दिसंबर 1815 डेट आपको बता चुका हूँ। टिहरी राज्य की स्थापना इसी दिन हुई थी दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि टिहरी राज्य की स्थापना कब हुई थी? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 28 दिसंबर 1815 ईस्वी को। पुराना टिहरी, वर्तमान में जो पुराना टिहरी है, गणेश प्रयाग भी जिसे बोला जाता है, जो टिहरी जो डैम है उसी में ही ये इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की थी। वर्तमान में वो डैम में विलीन हो चुका है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ से एक और बनता है, टिहरी राज्य का स्थापना दिवस अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 28 दिसंबर को टिहरी राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसको देखिए रेस्टोरेशन डे भी बोला जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार मैं कई जगह देख चुका हूँ। आपको देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, रेस्टोरेशन डे कब मनाया जाता है? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 28 दिसंबर को। या ऐसे पूछा जा सकता है, रेस्टोरेशन डे क्यों मनाया जाता है? उस दिन टिहरी राज्य की स्थापना हुई थी, या टिहरी राज्य की स्थापना दिवस के अवसर पर 28 दिसंबर को रेस्टोरेशन डे मनाया जाता है। आपको ऐसे ही याद रखना है। और देखिए जिस समय इस राज्य की जब स्थापना हुई थी, टिहरी राज्य की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर को, इस समय वहाँ के ज्योतिषियों ने भी ये घोषणा की थी कि जो राज्य स्थापित हो रहा है टिहरी का, इसकी जो आयु है वो अल्पायु होगी, मतलब कि ज़्यादा आयु इसकी नहीं रहेगी, मतलब अल्प आयु में ही यह राज्य समाप्त हो जाएगा। तो देखिए भविष्यवाणी सच भी साबित हो गई। 28 दिसंबर 1815 ईस्वी को इस राज्य की स्थापना होती है, और 2005 में जो है कि ये टिहरी डैम में ये विलीन हो गया था ये राज्य। तो भविष्यवाणी भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सत्य साबित हुई थी। देखिए सुदर्शन शाह का राज तिलक होता है, तो राज तिलक किसने किया था? इनके राजगुरु नौटियाल ने। जो इनके राजगुरु नौटियाल थे, इन्होंने सुदर्शन शाह का राज तिलक किया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, सुदर्शन शाह का राज तिलक कौन करेंगे? राजगुरु नौटियाल ने। फिर देखिए अगर हम बात करें टिहरी नगर की राशि क्या थी दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है कि टिहरी नगर की राशि क्या थी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? इनकी टिहरी नगर की राशि क्या थी? सिंह राशि। एक बार दोस्तों एग्जाम में आ भी चुका है, ये टिहरी नगर की राशि क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी सिंह राशि। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए जिस समय सुदर्शन शाह 1815 ईस्वी पर गद्दी पर बैठते हैं, उस समय क्या हुआ था कि इनको कोई अंग्रेजों से कोई घोषणा उनको मतलब ऐसी की नहीं गई थी, या फिर खाली इनको एक अस्थायी सनद दे दी गई थी कि आप जो है टिहरी के राजा हैं। लेकिन देखिए फिर क्या होता है, 4 मार्च 1820 की एक संधि है, बहुत महत्वपूर्ण संधि है। यह संधि किसके मध्य हुई थी? सुदर्शन शाह और ब्रिटिश सरकार के मध्य में यह संधि हुई थी। अच्छा, इस संधि में क्या क्या बातें तय हुई थी, सबसे पहले हम लोग वो जान लेते हैं। 1815 में सुदर्शन शाह टिहरी का राजा बन चुका था। कब? 1815 मैंने आपको बताया था सुदर्शन शाह टिहरी के राजा बन चुका था, परंतु इस बात की पुष्टि ब्रिटिश सरकार ने 4 मार्च 1820 में सुदर्शन शाह को एक सनद देकर की थी। 1815 में राजा बन चुके थे, लेकिन इस समय अंग्रेजों की तरफ से इसकी कोई घोषणा नहीं हुई थी, ना ही कोई पुष्टि हुई थी। फिर एक संधि होती है 4 मार्च 1820 ईस्वी को। इसी संधि में इनको अंग्रेजों ने पुष्टि कर दी थी कि जो टिहरी गढ़वाल है वहाँ के जो शासक रहेंगे वो कौन रहेंगे? सुदर्शन शाह। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सुदर्शन शाह के टिहरी पर राजा बनने की पुष्टि ब्रिटिश सरकार ने कब की थी? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 मार्च 1820 ईस्वी को यह संधि हुई थी। अच्छा, इस संधि में क्या क्या बातें तय की गई थी? इस संधि में यह भी बात की गई कि अंग्रेजों पर विपत्ति आने के समय सुदर्शन शाह सहायता करेंगे। हालांकि जब 1815 ईस्वी में जब सुदर्शन शाह गद्दी पर बैठते हैं, उस समय भी अंग्रेजों ने इस बात को रखा था कि जब भी अंग्रेजों पर विपत्ति आएगी उस समय सुदर्शन शाह अंग्रेजों की सहायता करेंगे। लेकिन बाद में 1820 ईस्वी में भी इस बात को दोहराया गया था, और अंग्रेजों को सुदर्शन शाह के राज्य में व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। मतलब जो टिहरी राज्य था वहाँ पर अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो गई थी। चलिए ठीक हो गया, ये आप समझ दोस्तों। 4 मार्च 1820 ईस्वी की संधि ऐसा डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि ब्रिटिश सरकार व सुदर्शन शाह के मध्य में संधि कब हुई थी? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 मार्च 1820 ईस्वी को यह संधि हुई थी। पहले देखिए सब कुछ कच्चे तरीके से हो रहा था, लेकिन अब जो है सुदर्शन शाह को एकदम लिखित रूप में दे दिया गया था, भाई आप ही टिहरी के वास्तविक राजा हैं। चलिए ठीक हो गया। लेकिन टिहरी के सिर्फ और सिर्फ टिहरी के पूर्वी गढ़वाल अभी भी ब्रिटिश सरकार के हाथ में ही चल रहा था। चलिए ठीक हो गया। और देखिए यहाँ पर सुदर्शन शाह ने भी क्या किया था, जो टिहरी था सुदर्शन शाह ने भी क्या किया था, 700 रुपये व्यय में वहाँ 30 छोटे छोटे घर बनाए थे। मैंने आपको बताया था ना, बिल्कुल वीरान जगह थी, जंगली क्षेत्र था, वहाँ पर कुछ झोपड़ियाँ वहाँ बनी हुई थी मछुआरों की। तो सुदर्शन शाह ने क्या किया था, 700 रुपये व्यय किए थे और वहाँ पर 30 छोटे छोटे घर बनाए थे। और देखिए कितने बनाए थे, 30 छोटे छोटे घर बनाए थे, जहाँ पर प्रति गृह का किराया उन्होंने कितना रखा था,
₹3 प्रति गृह का उन्होंने वार्षिक किराया भी वहाँ पर रखा हुआ था। तो बहुत कोशिश की थी सुदर्शन शाह ने अपने राज्य को उन्होंने अच्छा बनाने के लिए, मतलब उसका विकास करने के लिए उन्होंने 30 छोटे-छोटे घर बनाए जिनको ₹3 वार्षिक कर पर किराए पर उन्होंने दे दिया था। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए एक यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ और आ जाती है। 6 फरवरी 1820 ईस्वी को ब्रिटिश पर्यटक मोरक्राफ्ट टिहरी में आया था। देखिए वो एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, देखते रहेंगे। उस समय उसने राजा का निवास छोटे-छोटे भवनों में देखा था। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन तो क्या बनता है कि ब्रिटिश पर्यटक मोरक्राफ्ट टिहरी राज्य में किस परमार शासक के समय में आया था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सुदर्शन शाह के समय में यह आया था। अगर बात करें ऐसे क्वेश्चन बने कि ब्रिटिश पर्यटक मोरक्राफ्ट सुदर्शन शाह के समय में टिहरी गढ़वाल कब आया था? वह आया था 6 फरवरी 1820 ईस्वी को। चलिए ठीक हो गया। मैंने आपको बताया था कि उसने छोटे-छोटे वहाँ घर बनाए रखे थे, 30 छोटे-छोटे घर। तो इस बात की जानकारी उस समय उसने राजा का निवास छोटे-छोटे भवनों में देखा था। देखिए इस बात की जानकारी मूरक्राफ्ट भी देता है कि राजा ने वहाँ छोटे-छोटे घर बनाए थे और उसने राजा को कार्यशील एवं बुद्धिमान व्यक्ति भी कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। जिस समय ब्रिटिश पर्यटक मूरक्राफ्ट टिहरी में आया था तो उसने राजा के लिए किन शब्दों से उसको संबोधित किया था? तो कार्यशील एवं बुद्धिमान व्यक्ति उसने सुदर्शन शाह को कहा था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोरक्राफ्ट टिहरी किसके समय में आएगा? सुदर्शन शाह के समय में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो देखिए सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी टिहरी में तो स्थापित कर ली थी, लेकिन इसके पास अभी तक कोई राजभवन नहीं था। सिर्फ छोटे-छोटे मकान थे जिन्हीं में ये रहते थे। इसके पास कोई भी अपना राजभवन नहीं था। तो देखिए 1848 ईस्वी में सुदर्शन शाह ने राजभवन का निर्माण कार्य आरंभ कराया, जिसमें 30 वर्षों तक निर्माण कार्य चलता रहा। मतलब काफ़ी समय तक उसमें निर्माण काल चलता रहा और यही राजभवन पुराना दरबार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रताप शाह के काल तक यह परिवार जो परमार नरेश है उनका निवास यहीं पर रहा था। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनते हैं। टिहरी में पुराना दरबार राज दरबार का निर्माण किसने कराया था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सुदर्शन शाह ने करवाया था। कब करवाया था? 1848 ईस्वी में। क्योंकि सुदर्शन शाह के पास अभी तक कोई भी राजभवन नहीं था तो उसने अपने राजभवन का निर्माण कब करवाया था? 1848 ईस्वी में कराया था। 30 वर्षों तक इसमें निर्माण काल चलता रहा था और इसी राजभवन को पुराना दरबार के नाम से जाना गया। तो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, टिहरी में पुराना दरबार का निर्माण कौन कराएगा? सुदर्शन शाह कराएगा। 1848 ईस्वी में यह कराएगा। और प्रताप शाह जिनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, प्रताप शाह के काल तक परमार नरेशों का जो निवास स्थल है वो यहीं पर ही रहेगा। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए एक बात और देखिए, जब कीर्ति शाह सिंहासन पर बैठे उन्होंने 1880-81 में नया दरबार का निर्माण कराया था। तो दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ से देखने को मिलेगा आपको कि पुराना दरबार का निर्माण कब हुआ था और नया दरबार का निर्माण कब हुआ था। देखिए 1880-81 में जो है, अगर हम आगे पढ़ेंगे कीर्ति शाह तो उन्होंने क्या किया था? नया दरबार का निर्माण कराया था। नया दरबार मतलब नया राज दरबार का निर्माण उन्होंने कराया था। तो दोस्तों दो क्वेश्चन यहाँ से कंफ्यूज करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको वो क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए अगर क्वेश्चन बने टिहरी में पुराना दरबार का निर्माण किसने कराया था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सुदर्शन शाह ने। कब कराया था? 1848 ईस्वी में। अगर क्वेश्चन ऐसा बने टिहरी में नया दरबार या नया राज दरबार का निर्माण किसने कराया था, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कीर्ति शाह ने कराया था। कब कराया था? 1880-81 ईस्वी में। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए यहाँ पर हमको चाचा भतीजा संघर्ष भी देखने को मिलता है, जो कि पराक्रम शाह व सुदर्शन शाह के मध्य में हुआ था। तो दोस्तों क्वेश्चन बनता है, परमार वंश के इतिहास में किनके मध्य पर किसके समय में चाचा भतीजा संघर्ष आरंभ हुआ था? वो हुआ था पराक्रम शाह और सुदर्शन शाह के मध्य में यह संघर्ष आरंभ हुआ था। क्यों हुआ था? उत्तराधिकार के लिए, सिंहासन के लिए। तो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, चाचा भतीजा संघर्ष किन परमार शासकों के मध्य में हुआ था? पराक्रम शाह और सुदर्शन शाह के मध्य में यह हुआ था। चलिए ठीक हो गया। तो देखिए सुदर्शन शाह का चाचा प्रीतम शाह 1804 ईस्वी से नेपाल में बंदी था। जब मैंने आपको बताया था जिस समय 1804 ईस्वी में क्या होता है, 1804 ईस्वी से नेपाल में वो बंदी रहता है। जब गोरखों ने उसको अपने साथ ले गए थे खुरबुड़ा के युद्ध के बाद, जब मैंने आपको पढ़ाया था गोरखों का पार्ट, जब मैंने आपको पढ़ा था प्रद्युम्न साथ, तब मैं आपको ये सब बता चुका हूँ। तो 1804 ईस्वी में नेपाल में बंदी थे। वहीं इनका विवाह नेपाल नरेश गीवाण युद्ध के मंत्री बम शाह की पुत्री से हो चुका था। मतलब कि देखिए प्रीतम शाह नेपाल में इनको
इनको बंदी बना के ले जाया गया, लेकिन वहां पर नेपाल नरेश गीवाण युद्ध के मंत्री बमशाह की पुत्री से इनका विवाह हो चुका था। परंतु बाद में इनको क्या हुआ था, टिहरी आने की अनुमति मिल गई थी। तो 1817 ईस्वी में नेपाल दरबार ने प्रीतम शाह को टिहरी जाने की अनुमति दे दी थी। 1804 ईस्वी से लेकर 1817 ईस्वी तक ये रहेंगे टिहरी में, और 1817 में ही नहीं 1804 ईस्वी से लेकर 1817 ईस्वी तक नेपाल दरबार में रहे थे। बाद में 1817 में ही ये टिहरी वापस आ गए थे। तो दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि प्रीतम शाह कितने समय तक या फिर कब से लेकर कब तक नेपाल में रहे थे। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1804 ईस्वी से लेकर 1817 ईस्वी तक यह नेपाल में रहे थे, और इनका विवाह वहीं नेपाल नरेश से गीवाण युद्ध थे इनके मंत्री बमशाह की पुत्री से हो चुका था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, जब ये टिहरी में आते हैं 1817 ईस्वी में प्रीतम शाह, तो उस समय इनके लिए वहाँ भी व्यवस्थाएं की जाती हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ आ गए इनको ऐसे छोड़ दिया गया। तो नेपाल सरकार ने भी इनके लिए टिहरी में व्यवस्थाएं की थी, वहाँ इनको जागीर दी गई थी। तो 1804 से लेकर 1817 ईस्वी तक ये नेपाल में रहते हैं प्रीतम शाह, और 1836 ईस्वी में इनकी टिहरी में ही मृत्यु हो जाती है। तो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, प्रीतम शाह की मृत्यु टिहरी में कब हुई थी। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हुई थी 1836 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु निसंतान ही हो गई थी। चलिए ठीक हो गया। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो चलिए सुदर्शन शाह की कुछ हम लोग और बातें कर लेते हैं। देखिए, सुदर्शन शाह की दो रानियां होती हैं, सिरमौर रानियां। दो रानियां सिरमौर व बमौरी रानियां भी होती हैं, और ये भी राजा के साथ ही टिहरी में रहने लगती हैं। फिर उसके बाद ही क्या होता है, 1826 में क्या होता है, सुदर्शन शाह का विवाह कांगड़ा की कटौची वंशीय महाराजा संसार चंद होते हैं, उनकी दो राजकुमारियों से एक साथ हरिद्वार में हो जाती है। तो दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि सुदर्शन शाह का विवाह कांगड़ा के कटौच वंशीय महाराजा संसार चंद की दोनों पुत्रियों से एक साथ कहाँ हुआ था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, हरिद्वार में यह विवाह हुआ था। फिर देखिए, सुदर्शन शाह का 5वां विवाह हिमाचल प्रदेश के खनेटी ठाकुर की पुत्री से हुआ था। मतलब कि दो रानियां उनकी पहले से थी, एक सिरमौरी रानी एक बमौरी रानी। उसके बाद होता है किसके साथ इनका विवाह, कटौच वंशी महाराजा संसार चंद की दो पुत्रियों के साथ होता है। फिर 5वां विवाह इनका होता है हिमाचल प्रदेश से खनेटी ठाकुर की पुत्री से इनका विवाह होता है। चलिए ठीक हो गया, तो थी इनकी विवाह संबंधों की बात। फिर देखिए, इनके समय में सकलाना और जो रवाई में कुछ जन आंदोलन हुए थे, वो जन आंदोलन क्यों हुए थे उसके बारे में हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको सिर्फ, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा नहीं रहता है कि आपको जो क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन है वो बता दूं। मेरा उद्देश्य हमेशा ये रहता है आपको विस्तार पूर्वक चीज़ें बताऊँ और उनको अच्छे से समझाऊँ, ताकि ये नहीं कि जो एग्जाम में आता है सिर्फ वही चीज़ बताऊँ, ऐसा नहीं है। आपको पूरा विस्तार से एक एक चीज़ में बताता हूँ जो घटनाएं उस काल में हुई रहती हैं। तो देखिए, गोरखा युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटिश सरकार ने शिवराम तथा काशीराम नामक मुआफीदारों को कुछ क्षेत्र दिए थे। मतलब जब गोरखा युद्ध की समाप्ति होती है 1815 में, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, शिवराम और काशीराम नामक ही व्यक्ति थे। अच्छा, जो शिवराम और काशीराम नामक जो व्यक्ति थे, इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की होती है। आंग्ल गोरखा मतलब गोरखा और जो अंग्रेजों के मध्य में 1815-1814 में जो युद्ध हुआ था, उसमें शिवराम और काशीराम ने अंग्रेजों की सहायता की थी। तो अंग्रेजों की सहायता की थी, इससे अंग्रेजों ने क्या किया कि इन शिवराम और काशीराम को जो मुआवदार थे, इनको क्या किया था कि इनको कुछ वहाँ पर क्षेत्र दिए थे, इनको मतलब कुछ परगने इनको दे दिए गए थे। और इनके साथ एक व्यक्ति और थे, गोविंद सिंह बिष्ट। चलिए मैं आपको नाम आगे लिखवा दूंगा। गोविंद सिंह बिष्ट इनके सामने और मतलब इनके साथ और रहे थे। चलिए, उसमें क्या विद्रोह हुए थे, ऐसे क्या कारण रहे थे, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, सकलाना और रवाई के मुआवदारों को क्या किया था, उन्होंने कुछ क्षेत्र दिए थे। जब इन्होंने जो शिवराम काशीराम हैं, जो गोविंद सिंह बिष्ट हैं, इन्होंने क्या किया था, सहायता की थी अंग्रेजों की 1815 में आंग्ल गोरखा युद्ध के समय। तो सकलाना के दो मुआफीदार थे, शिवराम और काशीराम, और रवाई का मुआफीदार था गोविंद सिंह बिष्ट। अब देखिए, महत्वपूर्ण होता है सकलाना का मुआफीदार, क्योंकि इस समय क्या हुआ था, सकलाना के जो मुआफीदार थे, कौन, शिवराम और काशीराम, इनके समय में सामंती क्रूरता बहुत आगे बढ़ चुकी थी। तो देखिए, जैसा कि जो ये सकलाना के इस मुआफीदार थे, इनके समय में होता क्या है दोस्तों, जो क्रूरता थी प्रजा पर वो काफ़ी बढ़ चुकी थी। देखिए, फिर सकलाना की जो प्रजा थी वो काफ़ी परेशान हो चुकी थी। उनके द्वारा जो इनको परेशान किया जा रहा था, उनके ऊपर, प्रजा के ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे। किसके द्वारा, सकलाना के जो मुआफीदार थे शिवराम काशीराम के द्वारा। तो देखिए, इस समय क्या होता है, क्षेत्र में काफ़ी अत्याचार बढ़े हुए। सकलाना का जो क्षेत्र था, जो परगना था, यहाँ पर अत्याचार काफ़ी बढ़ चुके थे। ये मुआफीदार जो थे ना, शिवराम काशीराम, ये अपने आप को ही स्वयं राजा मतलब ये समझते थे कि स्वयं ये ही वहाँ के राजा हैं, मतलब स्वयं को ये राजा समझने
बजने लग गए थे। तो स्थिति काफ़ी गंभीर हो चुकी थी। तत्पश्चात देखिए क्या होता है, सकलाना के कमीण व सयाना तथा प्रजा को एक आंदोलन करना पड़ा। मतलब कि जो सकलाना के जो कमीण व सयाना थे, कमीण सयाना क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि पहले तो सकलाना कमीण व जो सयाना है, अभी जो हम ग्राम प्रधान का ही कार्य करते थे, मतलब ग्रामों में ही इनका कार्य रहेगा, कुछ राजस्व वसूलने का, ऐसे ही इनके काम रहते थे। तो सकलाना के कमीण व सयाना तथा प्रजा को एक आंदोलन करना पड़ा था। तो अगर हम बात करें कि यह आंदोलन कब हुआ था, टिहरी राज्य में प्रथम जन आंदोलन होगा, ये 1835 ईस्वी में यह आंदोलन होगा। अब देखिए महत्वपूर्ण चीज यहाँ से क्या बनती है कि सुदर्शन शाह के समय में सकलाना में, जैसे कि वहां पर जो मुआफिदार होते हैं शिवराम और काशीराम, उनके विरुद्ध प्रजा ने क्या किया था, आंदोलन किया था। प्रजा ने, कमीण व सयाना जो सकलाना के थे उनने किया था। और इसके पश्चात क्या होता है, एक होता है आंदोलन 1835 ईस्वी में। तो अगर हम बात करें, देखिए अभी तक कोई टिहरी में आंदोलन नहीं हुआ है। तो टिहरी राज्य का प्रथम जन आंदोलन कब हुआ था, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1835 ईस्वी में सकलाना में यह आंदोलन हुआ था। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, टिहरी राज्य का प्रथम जन आंदोलन कब होगा, 1835 ईस्वी में। अगर हम लोग बात करें टिहरी राज्य का प्रथम जन आंदोलन किस परमार शासक के समय में हुआ था, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सुदर्शन शाह के समय में यह आंदोलन हुआ था। फिर देखिए, फिर कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ समय तक सब कुछ ठीक रहता है। 1851 ईस्वी में क्या होता है, 1851 में क्या हुआ था, सकलाना के मुआफिदार अपने कर्मचारियों के साथ तिहाड़ कर वसूलने लगे थे। तो फिर देखिए तब भी इसका विद्रोह हुआ था। विद्रोह का नेतृत्व किया था बद्री सिंह असवाल ने। मतलब कि 1851 में फिर से ऐसी घटना होती है, जो यहाँ पर के मुआफिदार होते हैं, सकलाना के मुआफिदार, उन्होंने क्या किया, अपने कर्मचारियों को लेके गए और जो वहाँ की जो उनकी जो उनके क्षेत्र में जो क्षेत्र आते थे उनके अंडर में, वहाँ से वो लोग उन्होंने तिहाड़ कर लेना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो इसका फिर से विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बद्री सिंह असवाल ने। तो अगर दोस्तों क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि टिहरी में तिहाड़ क्या था, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यह एक कर हुआ करता था। तिहाड़ क्या था, कर हुआ करता था। ऐसे इसको आपको नोट कर लेना है। फिर देखिए जहां ये मतलब काफ़ी जो स्थितियां बिगड़ने लग गई थी, फिर देखिए क्या होता है, 4 जुलाई 1835 को ब्रिटिश सरकार ने एक निर्णय लिया जिसमें राजा को सर्वोच्च माना गया तथा कहा गया, राजा से जागीर प्राप्त करता राजा की अवज्ञा करे तो राजा को उनकी सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा। मतलब जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी तो सुदर्शन शाह ने क्या किया था, ब्रिटिश सरकार से संपर्क किया था तथा ब्रिटिश सरकार उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश सरकार ने 4 जुलाई 1835 ईस्वी को एक निर्णय लिया जिसमें राजा को सर्वोच्च मान लिया गया। मतलब जो टिहरी का जो क्षेत्र आएगा उस क्षेत्र में राजा को सर्वोच्च मान लिया गया और कहा गया कि राजा से जिसने भी जागीर प्राप्त की है, अगर वह राजा की अवज्ञा करे और राजा की आज्ञाओं का पालन ना करे तो राजा को उनकी सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा। तो इस प्रकार से सुदर्शन शाह को राहत मिलती है अपने क्षेत्र में। तो यहाँ से दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है 1835 ईस्वी का। चलिए ठीक हो गया। गोविंद सिंह बिष्ट के बारे में इतना कुछ खास है नहीं, इसलिए हम इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो देखिए अगर आप कहेंगे सर आपने तो इतना सब कुछ पढ़ा दिया लेकिन यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, देखिए 1835 ईस्वी का प्रथम जन आंदोलन की नींव कैसे रखी गई थी, क्यों यह आंदोलन हुआ था, आपको ये भी तो जानना जरूरी है ना। सिर्फ रटने से दोस्तों काम नहीं चलता, चीज़ों को समझिए कि वो आंदोलन क्यों हुआ था, कैसे हुआ होगा, क्या कारण रहे थे उस आंदोलन के। तो इस आंदोलन के यही कारण रहे थे जो मैं आपको बता चुका हूँ। सामंती व्यवस्था, जो सामंती क्रूरता जो थी शिवराम काशीराम की काफ़ी बढ़ गई थी, इसी कारण से एक आंदोलन चलाना पड़ा था। वही टिहरी राज्य का प्रथम जन आंदोलन था। और यहाँ पर देखिए तिहाड़ क्या है, यह है कर 1851 ईस्वी वसूलने गए थे सकलाना के मुआफिदार, जिसका विद्रोह हुआ था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। बस एक गोविंद सिंह बिष्ट के बारे में सिर्फ यही बात पता है कि जो गोविंद सिंह बिष्ट था यह भी स्वयं को स्वतंत्र घोषित करने की फिराक में लगा हुआ था। मतलब किस तरीके से मैं रवाई का जो मुआफिदार हूँ, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दूँ और यहाँ का मैं राजा बन जाऊँ। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। उसके बाद देखिए सबसे महत्वपूर्ण घटना यहाँ पर आती है 1857 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। क्योंकि 1859 ईस्वी तक जो है सुदर्शन शाह का समय रहेगा, तो इन्हीं के काल में जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 का, इन्हीं के काल में हुआ। मतलब जिस समय भारत में 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उस समय गढ़वाल में परमार वंश के शासक कौन थे, वो थे सुदर्शन शाह। तो देखिए अगर हम बात करें यह संग्राम क्यों हुआ था, तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो भारत की समस्त जनता थी उन्होंने यह जो स्वतंत्रता संग्राम चलाया था, वो विद्रोह हो गया था। उस समय अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हो गया था, जिसमें संपूर्ण जो भारत की जनता थी, मतलब बहुत सारे क्षेत्रों में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुए थे। काफ़ी कुछ घटनाएं इस दौरान घटी थी जिसको हम पढ़ेंगे भारत के इतिहास में।
तो देखिए इस संग्राम में सुदर्शन शाह ने क्या किया था, अपना संपूर्ण शक्ति लगा दी थी और ब्रिटिश सरकार को सहायता दी थी। मतलब कि एक तरफ तो ये हो रहा था कि जो भारतीय थे वो अंग्रेजों का विद्रोह कर रहे थे, लेकिन एक तरफ क्या हो रहा था, जो गढ़वाल के शासक थे सुदर्शन शाह, उन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी 1857 ईस्वी के संग्राम में। तो दोस्तों क्वेश्चन बनता है, 1857 ईस्वी में जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस समय किस परमार शासक ने अंग्रेजों की सहायता की थी? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सुदर्शन शाह ने इनकी सहायता की थी। अच्छा, एक सहायता करने का एक कारण यही भी था कि 1820 ईस्वी में जो संधि हुई थी उस समय सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों से यह वादा किया था कि जब भी अंग्रेजों को जरूरत पड़ेगी तो सुदर्शन शाह उनकी सहायता जरूर करेंगे। फिर देखिए मतलब सहायता के उन्होंने मतलब अंग्रेजों की काफ़ी ज़्यादा सहायता की थी। अपने जो क्षेत्र थे वहाँ से, जो क्षेत्र इनका पड़ता है टिहरी, वहाँ से अंग्रेजों को जाने भी दिया था और अपने महलों में इन्होंने क्या किया था, जो इनके सैनिक थे अंग्रेजी सैनिक, उनको सुलाने के लिए तक अपने महल दे दिए थे। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब सुदर्शन शाह ने इनकी हेल्प की थी। देखिए इससे ब्रिटिश सरकार सुदर्शन शाह से काफ़ी प्रसन्न हुई थी। मतलब जब इतनी सारी सहायता जब ब्रिटिश सरकार की थी सुदर्शन शाह ने, तो काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो गए अंग्रेज, तथा ब्रिटिश सरकार ने सुदर्शन शाह को बिजनौर जनपद का क्षेत्र देना चाहा, किंतु राजा ने इस बार दून तथा पूर्वी गढ़वाल का क्षेत्र चाहा, जिससे ब्रिटिश सरकार ने अस्वीकार कर दिया। मतलब कि अंग्रेज जब खुश हो गए तो उन्होंने बिजनौर का जो क्षेत्र है ये देना चाहा, किसको? ये देना चाहा था सुदर्शन शाह को, लेकिन सुदर्शन शाह ने मना कर दिया। सुदर्शन शाह ने ये कहा कि आप मुझे दून तथा पूर्वी गढ़वाल का क्षेत्र दे दो, लेकिन क्या होता है, अंग्रेजों ने मना कर दिया और इसी दौरान इनकी मृत्यु भी हो जाती है। मतलब कि जो सपना था सुदर्शन शाह का कि जो इनका क्षेत्र है, दून का क्षेत्र है, पूर्वी गढ़वाल का क्षेत्र है, वो पुनः से उनको मिल जाए, वही इनका एक सपना ही रह गया। इसी दौरान क्या होता है, 1859 ईस्वी में इनकी 2 साल बाद मृत्यु हो जाती है। चलिए ठीक हो गया। अगर हम बात करते हैं सुदर्शन शाह के प्रशासन के बारे में, तो इनके समय में जो भूमि कर रहेगा वो रहेगा 1/8 अंड के रूप में और 7/8 नगद राशि के रूप में। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आगे आने वाले एग्जाम में दिखेंगे कि सुदर्शन शाह के समय में भूमि कर कितना था, 1/8 अंड के रूप में और 7/8 नगद राशि के रूप में। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन गए हैं यहाँ। 1857 ईस्वी के समय अंग्रेजों की सहायता कौन करेगा? सुदर्शन शाह। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो सुदर्शन शाह के प्रशासन में देखिए ग्रामों की व्यवस्था किसके पास थी? कमीण व स्याना के पास। और इनका कार्य जो राजस्व एकत्रित करना, मतलब ये जो है, जो कमीण व स्याना क्या थे, ग्रामों की यह व्यवस्था देखते थे और ग्रामों से जो कि ग्राम थे इनमें राजस्व एकत्रित करना किसका कार्य था? वह था कामदारों का कार्य। इन कामदारों की नियुक्ति कौन करता था? राजा अथवा स्याणा इन कामदारों की नियुक्ति करते थे। दोस्तों 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित एक क्वेश्चन आपको और नोट कर लेना है यहाँ पर। जिस समय यह स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस समय गढ़वाल के जो क्षेत्र थे वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नर कौन रहेगा? हेनरी रैमजे। इसको आप नोट कर लेंगे, हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए, महत्वपूर्ण है। हेनरी रैमजे आपको नोट कर लेना है। तो देखिए फिर क्या होता है, ग्रामों की व्यवस्था कमीण व स्याना के पास रहेगी और ग्रामों में से राजस्व कौन एकत्र करेगा? वो करेगा कामदार। तो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, सुदर्शन शाह के समय में ग्रामों की व्यवस्था किनके पास थी? कमीण व स्याना के पास थी। और इन जो ग्राम थे इनसे राजस्व एकत्रित करने का कार्य किसका था? कामदार का। और कामदार की नियुक्ति कौन करता था? राजा अथवा स्याणा इनकी नियुक्ति करता था। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए राज्य की संपूर्ण भूमि का स्वामी कौन था? राजा ही राज्य की संपूर्ण भूमि का स्वामी था। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, सुदर्शन शाह के समय में राज्य की संपूर्ण भूमि का स्वामी कौन था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? राजा। चलिए ठीक है, फिर हम लोग कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। देखिए सुदर्शन शाह ने शिवराम सकलानी को खास पट्टी के 6 गांव तथा महंत हरस्वरूप को गुरु रामराय मंदिर के लिए 6 गांव और गोपाल सिंह बिष्ट को नंदगांव और बरसाली गांव जागीर में दिए थे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनते हैं यहाँ से, सबसे पहले हम लोग ये देख लेंगे। सुदर्शन शाह ने शिवराम सकलानी को खास पट्टी के कितने गांव जागीर के रूप में दिए थे? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 6 गांव। देखिए यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण बनता है, हरस्वरूप को गुरु रामराय मंदिर के लिए 6 गांव यहाँ पर दिए हुए थे। ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए कि सुदर्शन शाह ने महंत हरस्वरूप को गुरु रामराय मंदिर के लिए 6 गाँव कब जागीर के रूप में दिए थे? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ये दिए थे, 6 गाँव दिए थे गुरु हरस्वरूप को गुरु रामराय मंदिर के लिए। किसने दिए? सुदर्शन शाह ने। आपको ऐसे करके नोट कर लेना है। फिर देखिए गोपाल सिंह बिष्ट को भी नंदगांव और बरसाली गांव इन्होंने जागीर में दिए थे। दोस्तों क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ एक एक चीज़ आपको पढ़नी है, छोटी से छोटी चीज़ भी अगर है ना वो भी आपको याद करनी है। चलिए ठीक हो गया। तो इस समय जागीरें रौत, मुआफी और वृत्ति आदि नामों से जानी जाती थी। क्वेश्चन बनता है दोस्तों, टिहरी गढ़वाल का जो प्रशासन था उसमें मुआफी किसे
कहा जाता था या व्रती किसे कहा जाता था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मुआफी हो, व्रती हो या फिर रौत हो, ये सब के सब शब्द किसके लिए प्रयोग किए जाते थे? जागीर के लिए ये सब के शब्द प्रयोग किए जाते थे। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए टिहरी सुदर्शन शाह ने क्या कहते हैं, टिहरी में ब्रिटिश गढ़वाल के समान दीवानी व फौजदारी न्यायालयों की स्थापना की थी। इन्होंने यहाँ पर 4 न्यायालयों की स्थापना की थी। चलिए ठीक हो गया। तो बाड़हाट प्रशस्तियों में सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि बताया गया है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ से ये क्वेश्चन जानना कि बाड़हाट प्रशस्तियों में सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि बताया गया है। या क्वेश्चन ऐसे बनेगा दोस्तों, किस परमार शासक को कलाविदों का शिरोमणि बताया गया है? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सुदर्शन शाह को। यह ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, सुदर्शन शाह को कलाविदों का सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि कहाँ बताया गया है? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बाड़हात प्रशस्तियों में। फिर देखिए अजब राम ने सुदर्शन शाह को दाता ज्ञाता सूरमा कहा है और भजन राय कवि ने सुदर्शन शाह को दृढ़ वचन वाला राजा कहकर इसकी प्रशंसा की है। तो दोस्तों यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बनता है। देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, सुदर्शन शाह को दाता ज्ञाता सूरमा किसने कहा है? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अजब राम ने। क्वेश्चन ऐसा बनेगा, अजब राम ने सुदर्शन शाह को क्या कहा है? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? दाता ज्ञाता सूरमा। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए भजन राय कवि ने सुदर्शन शाह को दृढ़ वचन वाला राजा कहा है। तो दोस्तों ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में बनते रहते हैं। ये क्वेश्चन आप पढ़ते नहीं है लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। तो भजन राय कवि ने किस परमार शासक को दृढ़ वचन वाला राजा कहा है? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सुदर्शन शाह को। चलिए ठीक हो गया। भक्त दर्शन ने सुदर्शन शाह को योग्य और प्रजा वात्सल्य शासक कहा है, क्योंकि प्रजा के लिए इन्होंने हरदम प्रयास किया था कि प्रजा को सुखी रख सकें। और देखिए सुदर्शन शाह ने भी राज्य की आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने के लिए अनेक प्रयत्न किए थे। तो इसी कारण से भक्त दर्शन ने राजा को योग्य और प्रजा वात्सल्य शासक कहा है। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए शिव प्रसाद डबराल ने क्या कहा है? विपत्ति में न घबराने, संपत्ति पर न इतराने वाला शासक। ये किसने कहा है? सिर्फ शिव प्रसाद डबराल ने। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि शिव प्रसाद डबराल ने किस परमार शासक को विपत्ति में न घबराने और संपत्ति पर न इतराने वाला शासक कहा है? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सुदर्शन शाह को ही कहा है। तो ये जितने भी मैंने यहाँ पर नाम लिखे हैं आपको सारे याद करने हैं दोस्तों। ये हमेशा से एग्जाम में बनते हुए आए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में नंबर बढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए सुदर्शन शाह ने बाड़ाहाट चंद्रवदनी मंदिरों का भी जीर्णोद्धार करवाया था। क्वेश्चन बनता है दोस्तों, बाड़ाहाट और चंद्रवदनी मंदिरों का जीर्णोद्धार किसने कराया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कराया था सुदर्शन शाह ने। चलिए ठीक हो गया। सुदर्शन शाह की बद्री विशाल पर अपार आस्था थी तथा प्रजा उसे बोलांदा बद्रीनाथ मानती थी। देखिए कहीं कहीं आपको ये मिलेगा बोलांदा बद्रीत और कहीं कहीं आपको मिलेगा बोलांदा बदरीस नाम भी आपको मिलेगा, बोलांदा बदरीस। तो दोनों अगर कभी ऐसे नाम आ जाए बदरीस या बद्रीनाथ तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्वेश्चन ऐसा बनेगा, टिहरी गढ़वाल की प्रजा किस राजा को बोलांदा बदरीस मानती थी? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सुदर्शन शाह को टिहरी गढ़वाल की प्रजा बोलांदा बद्रीनाथ मानती थी या बोलांदा बदरीस मानती थी। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए सुदर्शन शाह साहित्य प्रेमी तथा कला प्रेमी। अच्छा, सुदर्शन शाह को साहित्य प्रेमी और कला प्रेमी भी कहा गया है। चलिए ठीक हो गया। दोस्तों तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है लेकिन आपके लिए वीडियो फिर भी बनाई जा रही है। इसमें आपकी मतलब पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। तबीयत थोड़ी हल्की चल रही है आजकल। चलिए ठीक हो गया। सुदर्शन शाह साहित्य प्रेमी तथा कला प्रेमी भी थे, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। चलिए ठीक हो गया। देखिए मोलाराम, चैतू और माणकू जैसे चित्रकारों को सुदर्शन शाह ने अपने राज्य में आश्रय दिया था। तो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, चैतू और माणकू और मोलाराम को अपने अपने दरबार में किस परमार शासक ने आश्रय दिया था? देखिए मोलाराम को तो कई राजा भी पहले दे चुके हैं जिनके बारे में आपको बता चुका हूं, लेकिन चैतू और माणकू यहाँ पर 2 नए नाम आ गए हैं। तो इनको भी सुदर्शन शाह ने अपने राज्य में आश्रय दिया था। क्वेश्चन ये भी बन सकता है दोस्तों, चैतू और माणकू का संबंध किससे है? आपको याद रखना है चित्रकारिता से इनका संबंध हो जाएगा। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए सभासार नामक ग्रंथ की रचना, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये रचना आ गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन आ गया है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है सभासार नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सुदर्शन शाह ने इसकी रचना की थी। एग्जाम में क्वेश्चन बन भी चुका है। देखिए सबसे पहले हम इस ग्रंथ के बारे में जान लेते हैं। ये 7 खंडों में यह ग्रंथ है। क्वेश्चन बनेगा सुदर्शन शाह के द्वारा रचित सभासार ग्रंथ कितने खंडों में लिखा गया है? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 7 खंडों में। अगर हम इसकी भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है, लेकिन कई शीर्षक गढ़वाली भाषा में भी मिलते हैं। तो मुख्यतः जो इसमें भाषा है वो ब्रज ही है, लेकिन कहीं कहीं भी हमको कोई कोई शीर्षक गढ़वाली भाषा में भी हमको देखने को मिलते हैं। फिर देखिए
अगर हम लोग बात करें सुदर्शन साहा ने सभासार नामक ग्रंथ की रचना कब की थी, आपका उत्तर क्या हो जाएगा 1828 ईस्वी में। दोस्तों सभासार ग्रंथ काफ़ी महत्वपूर्ण है, आने वाले क्वेश्चन, आने वाले जो एग्जाम है आपको वहाँ पर ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। 7 खंड हैं इस ग्रंथ के और ब्रज भाषा याद रखनी है आपको, कोई कोई इसके शीर्षक गढ़वाली भाषा में भी हैं। 1828 ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना की गई थी। अब देखिए सभासार में जो सभासार ग्रंथ है उसमें राजा स्वयं को कवि सूरत कहता है, मतलब कि स्वयं को इसने कवि सूरत कहा है। और चलिए इस कवि सूरत जो इसने कह रखा है इसकी डिस्कस हम लोग, जो इसकी बातें हैं इसको हम लोग और बढ़ाते हैं आगे। देखिए जो ये अपने आप को कवि सूरत इसने कह रखा है उसके बारे में, ये मतलब क्या है कवि सूरत, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए सुदर्शन साहा अपनी रचनाएं कवि सूरत के नाम से लिखा करते थे, मतलब कि जब भी कोई व्यक्ति कोई रचना लिखता है तो उस रचना के नीचे अपना नाम अवश्य लिखता है। तो ये सुदर्शन साहा अपना नाम ना लिख करके उन रचनाओं में कवि सूरत नाम लिखा करते थे। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है कि किस परमार शासक की रचनाएं कवि सूरत के नाम से जानी जाती हैं, या फिर कौन सा परमार शासक अपनी रचनाएं कवि सूरत के नाम से लिखा करता था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सुदर्शन साहा। चलिए ठीक हो गया। देखिए अगर हम बात करें जो सभासार ग्रंथ है इसका विषय क्या है, मतलब किस चीज़ के बारे में लिखी गई है, तो देखिए इस काव्य संग्रह में देव स्तुतियाँ हमको मिलती हैं, नीति संग्रह की बातें हमको मिलती हैं और वैराग्य परक कविताएं हमको मिलती हैं। तो देव स्तुतियाँ, नीति श्रृंगार और वैराग्य परक जो कविताएं हमको इस ग्रंथ में मिलती हैं। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए अगर हम लोग इनके कुछ जो इनकी राज दरबार की कुछ बात करें, देखिए सुदर्शन साहा का जो राजकवि एवं धर्माध्यक्ष हो जाएगा वो हो जाएगा हरिदत्त शर्मा। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, सुदर्शन साहा का राजकवि कौन हो जाएगा, हरिदत्त शर्मा। सुदर्शन साहा की राज्यकालीन 2 बाराहाट प्रशस्तियां हरिदत्त शर्मा के द्वारा ही रचित हैं। क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, सुदर्शन साहा के राज्यकालीन जो 2 बाराहाट प्रशस्तियां हमको प्राप्त होती हैं उनकी रचना किसने की है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, हरिदत्त शर्मा ने ही इनकी रचना की हुई है। चलिए ठीक हो गया। सुदर्शन साहा के दरबार के ज्योतिषी, अगर हम लोग बात करें सुदर्शन साहा के दरबार में ज्योतिषी कौन कौन थे, तो सत्यानंद और दुर्गादत्त और वासवानंद इनके ज्योतिषी थे। तो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, सत्यानंद, दुर्गादत्त और वासवानंद किसके दरबार में ज्योतिषी का काम करते थे, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सुदर्शन साहा के दरबार में यह ज्योतिषी का काम करते थे। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए गुमानी पंत हो गए, मनोरथ हो गए, कुमाऊं से मोक्ष मंडल। देखिए गुमानी पंत और जो मनोरथ थे ना ये कुमाऊं से थे, और जो मोक्ष मंडल थे नेपाल से थे। ये मतलब सुदर्शन साहा से इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए थे, उनकी प्रशंसा सुनकर ही उनके दरबार में पधारे थे। तो दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि सुदर्शन शाह की प्रशंसा को सुनकर कुमाऊं से और नेपाल से कौन उनके दरबार में आया था, गुमानी पंत, मनोरथ और साथ साथ में मोक्ष मंडल भी नेपाल से आए हुए थे। गुमानी पंत और जो मनोरथ हैं ये आएंगे कुमाऊं से, मोक्ष मंडल नेपाल से। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए एक हमको यहाँ पर काव्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और इस काव्य का नाम है सुदर्शनोदय काव्यम। बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य दोस्तों, सुदर्शन शाह से संबंधित है तो समझो महत्वपूर्ण है। सुदर्शनोदयम काव्यम, पहले क्वेश्चन बनेगा सुदर्शनोदयम काव्यम किसने लिखा है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कुमुदानंद ने इस काव्य को लिखा हुआ है। चलिए ठीक हो गया। देखिए सुदर्शन दर्शन भी एक कविता हमको मिलती है। सुदर्शन दर्शन जो कविता लिखी है ये लिखी है मोलाराम ने। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि सुदर्शन दर्शन जो कविता है वो किसने लिखी है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मोलाराम ने यह कविता लिखी हुई है। अच्छा अगर हम लोग बात करें इस कविता के बारे में, सुदर्शन शाह से उचित सम्मान न मिलने के कारण मोलाराम ने यह कविता लिखी थी। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमको ये बात मिलती है ना कि जो सुदर्शन शाह से इनको जो सम्मान नहीं मिला था उस कारण से मोलाराम ने सुदर्शन दर्शन कविता लिखी थी। और उन्होंने क्या किया था, इसमें मोलाराम ने राजा को सोम, कृपण व खसिया नरप कहा था। मतलब कुछ अच्छे शब्दों का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर मोलाराम ने सुदर्शन शाह के लिए किया हुआ है। मतलब कि मोलाराम ने कह सकते हैं कि जो इसको सम्मान नहीं मिला था उस कारण से चिढ़ के मारे इस कविता की रचना की थी। लेकिन कुछ इतिहासकार इस बात को नहीं स्वीकारते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, ये सरासर गलत है। जो मोलाराम है उनको बिल्कुल बहुत सम्मान मिला था सुदर्शन शाह के दरबार में। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये याद रखना है सुदर्शन दर्शन कविता किसने लिखी थी, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मोलाराम ने। उचित सम्मान न मिलने के कारण मोलाराम ने यह कविता लिखी थी। और इन्होंने मोलाराम ने राजा को सोम, कृपण तथा खसिया नरप कहा है। अपनी किस कविता में, सुदर्शन दर्शन कविता में इन्होंने कहा है। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए 1823 ईस्वी में टिहरी में प्रथम
प्रथम भूमि बंदोबस्त किया गया था। देखिए ये किसने किया था? सुदर्शन शाह ने। बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए टिहरी में अभी हम लोग पढ़ेंगे 55वें राजा से लेकर 60 राजा तक, तो हर राजा ने अपना भूमि बंदोबस्त चलाया था। जैसे 1823 ईस्वी में टिहरी में प्रथम भूमि बंदोबस्त कौन करेंगे? सुदर्शन शाह। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले राजा भवानी शाह, 1860 ईस्वी में वो भी अपना भूमि बंदोबस्त करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे परमार राजा जो आएंगे, यहाँ पर 5-6 उन्होंने अपने अपने भूमि बंदोबस्त चलाए थे, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। और ये दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन ये बने टिहरी में प्रथम भूमि बंदोबस्त किसने किया था, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सुदर्शन शाह ने। क्वेश्चन ऐसा बने टिहरी में प्रथम भूमि बंदोबस्त सुदर्शन शाह ने कब किया था, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1823 ईस्वी में उन्होंने किया था। चलिए ठीक हो गया। देखिए जब गोरखों का यहाँ पर राज स्थापित होता है गढ़वाल में, तो 1812 ईस्वी में गोरखों ने यहाँ पर क्या किया था? एक भूमि बंदोबस्त यहाँ पर तैयार किया था। तो पूछ सकता है दोस्तों, गढ़वाल में गोरखों ने भूमि बंदोबस्त कब किया था? 1812 ईस्वी में हम बात कर रहे हैं। लेकिन टिहरी में, तो टिहरी में प्रथम भूमि बंदोबस्त कब किया जाएगा? 1823 ईस्वी में सुदर्शन शाह के द्वारा। फिर देखिए इन सुदर्शन शाह के काल में एक महत्वपूर्ण घटना क्या घटती है? 1824 ईस्वी में रवाई का जो परगना क्षेत्र होता है वो टिहरी में शामिल हो जाता है। तो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, सुदर्शन शाह के समय में रवाई का परगना टिहरी राज्य में कब शामिल हुआ था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1824 ईस्वी में। फिर देखिए टिहरी राज्य का राजनीतिक प्रतिनिधि ब्रिटिश सरकार ने कुमाऊं कमिश्नर को कब सौंपा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कैसे बनेगा? टिहरी राज्य का राजनीतिक प्रतिनिधित्व ब्रिटिश सरकार ने कुमाऊं कमिश्नर को कब सौंपा था? 26 दिसंबर 1842 ईस्वी को यह सौंपा गया था। टिहरी राज्य का राजनीतिक प्रतिनिधित्व ब्रिटिश सरकार ने कुमाऊं कमिश्नर को सौंप दिया था। चलिए ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण डेट है 26 दिसंबर 1842 ईस्वी को। फिर देखिए 6 जून 1859 ईस्वी को इनकी मृत्यु जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिस समय 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी उसके 2 साल बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका सपना होता है जो पूर्वी गढ़वाल है और दक्षिण का क्षेत्र है, दून वाला क्षेत्र, वो इनको वापस मिल जाए। लेकिन ये इनकी इच्छाएं रह जाती है, सिर्फ ये जो बातें कागजों तक ही सीमित रह जाती हैं। इसी दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों ये रही थी हमारी सुदर्शन शाह के बारे में प्रमुख बातें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो जो फैक्ट बनते हैं, जो जानकारी हमको प्राप्त होती है, वो सारी की सारी हमने प्राप्त कर ली हैं। तो दोस्तों सुदर्शन शाह यहाँ से ख़त्म हुआ है। अगला राजा हम लोग पढ़ेंगे भवानी शाह के बारे में और प्रताप शाह के बारे में। दोनों को दोस्तों हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, भवानी शाह और प्रताप शाह के बारे में। तो दोस्तों आज हमने जितना भी यहाँ से कवर, जो हमारा जो सुदर्शन शाह के बारे में जो भी जानकारी हमको मिलती थी, सारी की सारी हमने कवर कर ली हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको कुछ पूछना होता है तो कमेंट कर लिया कीजिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूं। और हमारे फेसबुक पेज से जुड़ जाइए दोस्तों, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से हम लोग जो है आपके लिए जो भी नई नई जानकारियां हैं वहां से अपलोड करते रहते हैं। और दोस्तों बाकी बहुत सारे हमारे सारे कोर्स चल रहे हैं अभी, जैसे आधुनिक भारत का इतिहास है, उत्तराखंड का भूगोल है, और राजेंद्र बलोच की पुस्तक है उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोर्स की, उसकी भी सीरीज चल रही है। तो सारे के सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।